हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। क्या यूरोप में किस तरह से लोगों ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया। अभी सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म मतलब जहाँ पे सारा कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होता है रादर देन एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में। तो यहाँ पे बोलते हैं किस तरह से रशिया में सोशलिज्म आया और किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बारे में अपन को बात करना है। यहाँ पे अपन को 4 मेन कैरेक्टर्स है। एक तो जार निकोलस, एक कार्ल मार्क्स, एक है व्लादिमीर लेनिन और एक है जोसेफ स्टालिन। ये तुम लोगों के 4 मेन कैरेक्टर्स है जिसके बारे में अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा भी कैरेक्टर्स आएंगे बट ये 4 लोग थोड़े से मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बोलते हैं ना, सब जगह पूरे के पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए। बहुत ज़्यादा सब लोगों का दिमाग, किस तरह से एक सोसाइटी स्ट्रक्चर होती है वो दिमाग अब चेंज हो गया। पहले क्या होता था, सोसाइटी में 3 क्लास थी, एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3 और ऐसे किंग उसके ऊपर राज करता था। अब वो डिविजन्स हट चुके हैं। अब क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जिस तरह से सोसाइटी को देखा जाता था। यूरोप में सारे के सारे लोग इस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए इतना ज़्यादा बोलते हैं ना रेडी नहीं थे। कुछ लोग रेडी थे, कुछ लोग नहीं थे। तो इस बेसिस पे 3 टाइप के लोग थे। एक थे कंजर्वेटिव्स, एक थे तुम्हारे लिबरल्स और एक थे रेडिकल्स। ये कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, ये लिबरल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स कौन होते हैं, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव्स के बारे में समझते हैं। कंजर्वेटिव वो लोग होते थे जो है ना चेंजेस को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते थे, मतलब वो ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहते थे। उन लोगों को ऐसा होता था कि यार चेंज नहीं होना। उन लोगों के लिए ना चेंजेस अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। पर रिवॉल्यूशन हुआ ना, रिवॉल्यूशन होने के बाद उन लोगों को ऐसा हुआ कि है ना, ठीक है हम लोग चेंज होने के लिए रेडी है, पर अगर है ना चेंजेस धीरे धीरे आए और जो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो बनी रहे तो हम लोग चेंज होने के लिए रेडी है। तो ये तुम्हारे कंजर्वेटिव लोग थे। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे जो है ना जो ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट हो, सारे के सारे रिलीजन के पास इक्वल राइट्स हो। दे आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रिटेड बाय वेल ट्रेड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑफिशियल्स। क्या बोल रहे हैं, वो चाहते थे कि एक है ना जो गवर्नमेंट बने वो पार्लियामेंट के द्वारा बने और पार्लियामेंट को बनाने वाले जो लोग हो वो जुडिशियल वाले लोग होने चाहिए, जिसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के जो क्या अथॉरिटी है वो डिसाइड करने होनी चाहिए। मतलब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसी अपनी गवर्नमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो कौन बताता है, पार्लियामेंट बताता है। और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये लोग जो थे ना वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स मतलब जो है ना सोशल, ये एडल्ट सफरेज को सपोर्ट करे। ये लोग है ना एडल्ट सफरेज को सपोर्ट नहीं करते थे। इनका यही मानना था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो है ना मैन है, उनको ही वोट करना चाहिए। ये लोग कंप्लीटली डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे। ये लोग सिर्फ इतना मानते थे कि भाई सारे रिलीजन एक जैसे होने चाहिए, बाद में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। पर ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये लोग अभी भी यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। अब आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स ऐसा चाहते थे, वो लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट जो बने ना वो मेजॉरिटी के वोट से बने। मतलब ये लोग यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट करते थे। ये लोग बोले कि सब लोगों को हक होना चाहिए, सारी मेजॉरिटी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन होना, उस बेसिस पे तुम्हारी कंट्री की क्या बननी चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए। मोर ओवर यहाँ पे वुमेन सफरेज मूवमेंट, जो वुमेन को वोट देने का जो चीज़ थी ना उनको भी वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग बोले कि वुमेन के पास भी वोट होना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड लॉज एंड वेल्थी फैक्ट्रीज ऑफ ओनर। जैसे लिबरल्स लोगों को ऐसे है ना लैंड लॉज और वेल्थी ओनर्स के पास जो पूरी की पूरी प्रिविलेजेस थे ना, जैसे लिबरल्स अपोज कर रहे थे वैसे रेडिकल्स भी अपोज कर रहे थे। बट दे डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ यू। वो लोग बोले कि यार हम लोगों को है ना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो ठीक है, पर सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही बंदे के पास है, हमको वो नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन एक बंदे के हाथ में नहीं हो। प्रॉपर्टी है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो लोगों में। अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके हाथ में। तो एक बार वापस देख लेते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो चेंजेस को रेजिस्ट करते थे। रिवॉल्यूशन के बाद वो लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट करना चालू किया, बट उन्होंने बोला कि चेंजेस स्लो होने चाहिए और वो पास्ट को रिस्पेक्ट करने चाहिए। लिबरल्स क्या बोलते थे? लिबरल्स बोले
कि ये लोग है ना रिलीजन के किसी रिलीजन के फेवर में नहीं थे, उन लोगों को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी, पर वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। वो लोग मानते थे कि भाई यहाँ पे सिर्फ मेन जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको वोट मिले। रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स ऐसा नेशन जाते थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन से बने, वो उनमें से उनके बहुत सारे लोग वुमेन सफरेज को भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग है ना ग्रेट लैंडलॉर्ड्स और वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको अपोज नहीं करते थे। ये लोग बोलते थे कि यार प्रॉपर्टी हुई तो तब तक चलेगा, पर इंडिविजुअल के हाथ में सारी की सारी प्रॉपर्टी हो वो हमको नहीं चलेगा, वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आगे आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब सोसाइटी में इतना ज़्यादा सोशलिज्म आ रहा है, मतलब लोग है ना सोसाइटी रिलेटेड ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े अब ना जो यूरोप है ना वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होना लगा। एक बार रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड। ऐसा बोल रहे हैं कि अब का जो टाइम था वो यूरोप में एक इकोनॉमिक और सोशल चेंज का टाइम था। इस टाइम पे अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब समझते हो कि अब इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होने लगी। मेन्स, वुमेन, चिल्ड्रन ये लोग सब अब फैक्ट्रीज में जाके काम करना चाहते थे। उस टाइम पे क्या था ना, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, उसके सामने वेजेस बहुत कम था। मोर ओवर उनके पास रहने की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास सैनिटेशन अच्छा नहीं था, और पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद सिटी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी। तो सारे गांव वाले लोग सिटीज़ में आ गए थे ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, काम मिल सके, पर इनके पास इतना ज़्यादा अच्छा रहने का, खाने का ये सब नहीं था। यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि जो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ उस टाइम इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिविजुअल के हाथ में थी। इंडिविजुअल जो होते हैं ना उनके हाथ में पूरी प्रॉपर्टी थी। और ऐसा बोल रहे जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे ना मोस्टली वो लोग ही ओनर्स हुआ करते थे उस टाइम के। तो वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग चाहते थे कि अगर हम लोगों को अच्छा ग्रो करना है, अगर हम लोगों को आगे जाके सस्टेन करना है, तो हम लोगों को हमारे वर्कर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हम लोगों के उनके एफर्ट्स को भी वैल्यू करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने उनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया तो वो लोग डिसअपॉइंट हो गए, फिर आगे जाके काम नहीं करेंगे। तो वो लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स को वैल्यू करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ पे बोलते हैं ना सारे वर्कर्स की वैल्यू हो, वो लोगों को जितना वो लोग डिजर्व करते हैं उतना वेजेस मिले, उनका वर्किंग आवर जितना होना चाहिए उतना हो। ऐसा बोल रहे हैं अगर उन लोगों को अपन फ्रीडम देंगे ना तो वो लोग आराम से लेबर वाला काम कर सकेंगे और जिसके पास कैपिटल है वो अपने हिसाब से अपना काम चला सकेंगे। पर अगर आप लोग उनको राइट नहीं दोगे ना तो वो लोग आपके काम में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोल रहे हैं कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और ये लोग थे ना उन लोगों ने बहुत सारी रैलीज भी निकाली ताकि वर्कर्स को कुछ राइट मिल सके। नेशनलिस्ट जो थे ना, जो यूरोप में नेशनलिस्ट थे, वो तुम्हारे फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाने जाते थे। ऐसा बोलते ये रिवॉल्यूशनरीज का मानना था कि जो गवर्नमेंट अभी जो मोनार्की वाली गवर्नमेंट है ना उसको एंड करो और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जहां पे सारे बंदों के पास इक्वल राइट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाओ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फ्रांस, इटली यहाँ पे जो थे ना ये लोग सब रिवॉल्यूशनरी थे। यहाँ पे ये लोग ऐसा नेशन चाहते थे, ये जो नेशनलिस्ट लोग है ना ये लोग एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे सिटीजन के पास इक्वल राइट हो। एक ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी का नाम बताया गया इटली में जिसने रिवॉल्यूशन किया था, उनका नाम था ग्यूसेपी मजीनी। तो अपन ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश होने के बाद जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो लोगों ने वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए काम किया। वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ पे सबका इक्वल राइट्स हो। फिर उन लोग है ना एक ऐसा नेशन क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे लेबर की जो बोलते हैं ना लिविंग हुड थोड़ी सी अच्छी हो, इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब कंडीशन ना हो। अब आते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। किस तरह से धीरे धीरे सोशलिज्म यूरोप में आया, किस तरह से लोगों के दिमाग में ये सोशलिज्म का कंसेप्ट आया। सोशलिज्म मिड 19th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये सोशलिस्ट लोग होते कौन है? सोशलिस्ट लोग ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। वो लोग बोलते हैं किसी भी बंदे के पास खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर नहीं होनी चाहिए तो एक कंट्री चलेगी कैसे? अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? तो वो लोग कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे? कोऑपरेटिव्स। अब ये कोऑपरेटिव्स पता है क्या होता है? कोऑपरेटिव्स मतलब सारे लोग मिलके, ये जो लैंड है इसको, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है, सब लोगों का हक है। सारे लोग मिलके इस लैंड पे काम करेंगे, इस लैंड से जो प्रॉफिट हुआ वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको कलेक्टिविज्म बोला जाता था कि सारे लोग मिलके एक पर्टिकुलर लैंड पे काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई हक नहीं, वो पूरी जो लैंड है वो सोसाइटी की है, पूरी सोसाइटी की है, वहाँ पे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और सारा जो
बेनिफिट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स के आइडिया किसने किसने दिए और क्या क्या उन लोगों का ओपिनियन था। एक रॉबर्ट ओवन करके था। रॉबर्ट ओवन जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने एक है ना ये जो तुम्हारा कोऑपरेटिव बेस्ड कम्युनिटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडिया। फिर कोऑपरेटिव्स कैन नॉट बी बिल्ड, ऐसा वो लोग ऐसा बोलते थे, ये रॉबर्ट ओवन बोलता था कि ये जो कोऑपरेटिव हम लोग बनाना चाहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं बनेगी, गवर्नमेंट को भी इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ गवर्नमेंट को है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ब्लॉक करना पड़ेगा और उन लोगों को किसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को कोऑपरेटिव को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक और बंदा था जिसका नाम था लुइस ब्लैंक, वो भी यही बोलता था कि गवर्नमेंट को कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बंद करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि पूरी सोसाइटी ग्रो कर सके। भैया कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट में भाई जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो वर्कर्स है, वर्कर की वजह से पूरा प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट का शेयर तो वर्कर को मिलता ही नहीं है, प्रॉफिट का शेयर पूरा ओनर के पास जाता है। तो यहाँ पे वर्कर को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, उनको तो इतनी मिनिमम वेजेस मिलते हैं। इस वजह से वो लोग चाहते थे कि कैपिटलिज्म ब्लॉक होके कम्युनिस्ट मतलब सोशलिज्म यहाँ पे आ जाए। वर्कर शुड बिल्ड रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स, जो कार्ल मार्क्स और जो फ्राइडरिच एंगल्स ये मानते थे कि जो वर्कर्स है उन लोगों को है ना एक खुद से सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए। उन लोगों को है ना किसी इंडिविजुअल के लिए काम ही नहीं करना चाहिए, उन लोगों को खुद को मिलके अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए और सारे लोगों को मिलके अपनी खुद की सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए, खुद की इंडस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए और फिर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल्स का ये ओपिनियन था। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों का धीरे धीरे फिर पूरे रशिया में ये सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, लोगों ने बोला कि हाँ सोशलिज्म इज़ अ गुड कंसेप्ट। फिर उसमें ऐसा बताया गया कि वर्कर्स इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। इंग्लैंड और जर्मनी में लोगों ने एसोसिएशंस बनाना चालू किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना चालू की, फिर उसके द्वारा उन लोगों ने अपनी लाइफ को बेटर करना चालू किया। जर्मनी में ये एसोसिएशन क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इन विन, ऐसा बोल रहे हैं कि जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थी ना वो लोग है ना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है ना मिलके काम कर रहे थे। उन लोगों ने उनको पार्लियामेंट को मतलब इलेक्शंस में जिताया और वो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना उन्होंने फिर है ना ये जो कोऑपरेटिव वाला कंसेप्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाय 1905 अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ऐसा देखिए ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोशलिस्ट पार्टी बनने लगी। फिर 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, पर 1940 तक है ना वो लोग इतना इजीली है ना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स दैट आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन। ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को जो लीड कर रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे, तो लेजिस्लेशन में जिस तरह से पॉलिसी बनती थी ना वो उन लोगों के जो ओपिनियन है उसको कंसिडर ज़रूर करती थी। पर अभी भी जो सोशलिस्ट लोग हैं ना वो लोग पावर में ना आ सके थे, वो लोग अभी भी पूरा का पूरा जीत नहीं सके थे इलेक्शंस को। अब अपन लोगों को ये पूरा अपन ने कुछ बात किया कि किस तरह रशिया में सोशलिज्म आया। ये सब को पढ़ने से पहले अपन को क्या देखना है कि किस तरह से पहले सोशलिज्म से पहले रशिया का क्या हालत था, वहाँ पे कौन राज कर रहा था, तो इसके बारे में पढ़ना है अपन को। यहाँ पे अपन को ज़ार निकोलस के बारे में पढ़ना है। सोशलिज्म के पहले पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो तुम्हारा रोमनन डायनेस्टी के पास था। रोमनन डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जो पूरे के पूरे रशिया पे रूल कर रही थी। रोमनन डायनेस्टी में फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, फिर कुछ पार्ट जॉर्जिया, अर्मेनिया, ये सारे पार्ट्स तुम्हारे रोमन डायनेस्टी में आते थे। उन लोगों ने कब से कब तक राज किया, 1613 से लेके 1917 तक। और ऐसा बोल रहे हैं कि फिर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी जिन्होंने रशिया में बहुत ज़्यादा राज किया। उस टाइम जो रशिया में मेजरली जो रिलीजन वाले लोग रहते थे ना वो क्रिश्चियनिटी वाले लोग थे, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग थे, जो है ना किस में से डेवलप हुए थे, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में से डेवलप हुए थे। उस टाइम मेजॉरिटी जो रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाले थे, जो कहाँ से ग्रो हुए थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में से ग्रो हुए थे। और वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे। उस टाइम पे ज़ार निकोलस का राज था 1894 से लेके 1917 तक। अब ज़ार निकोलस के बारे में अपन को पढ़ने से पहले देखते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वहाँ के सोसाइटी वाले क्या काम करते थे,
किस तरह से फिर है ना, यहाँ पे ये इतना तुम लोग ध्यान रखना, जार निकोलस को हटाने में सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये जो अपन ने ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़ा ना किस तरह से सोशलिज्म आया, तो ये जो सोशलिस्ट लोग थे ना उन्होंने ही ये जार निकोलस को हरा के पूरा यूरोप पे कब्जा कर लिया 1917 में। तुमने ये तो देखा था 1914 तक तो है ना कोई सोशलिस्ट कब्जा नहीं कर पाया था। 1917 में उन लोगों ने जार निकोलस को हरा के ये यूरोप पे कब्जा किया था। वो कैसे किया था वो अपन आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन लोगों को क्या देखना है कि इकोनॉमी और सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी जब जार निकोलस राज कर रहा था। उस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑक्यूपेशन था ना वो एग्रीकल्चर था। 85% पॉपुलेशन उस टाइम जो रशिया में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अगर अपन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में देखें ना तो वहाँ पे सिर्फ 40% और जर्मनी में सिर्फ 50% लोग तुम्हारे कहाँ पे इन्वॉल्व थे, तुम्हारे ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। पर रशिया में अराउंड 85% लोग तुम्हारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्रीज उस टाइम पे रशिया में बहुत कम पाई जाती थी। जो मोस्टली इंडस्ट्री पाई जाती थी वो कहाँ थी, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में। फिर 1890 के बाद हुआ क्या, रशिया में रेलवेज डेवलप हुए। जब रेलवेज डेवलप हुए ना तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया, क्योंकि रेलवेज डेवलप होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हुई। इंडस्ट्री सेटअप तो हो गई पर उस टाइम पे सारी की सारी इंडस्ट्री जो थी ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। मतलब वहाँ पे प्राइवेट ओनर्स थे उस प्रॉपर्टी के। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाले थे ताकि वो लोग अपने वर्कर्स से ज़्यादा काम ना करवाए और जितना मिनिमम वेजेस होता है उतना वो पे करे। बट बोलते हैं ना कि वो भले कितना भी रेगुलेशन हो वो रेगुलेशन वो लोग फॉलो नहीं करते थे। और वर्कर से वहाँ पे बोलते हैं ना कुछ वर्कर वहाँ पे 10 से 12 घंटे और कुछ वर्कर वहाँ पे 15-15 घंटे काम करते थे। वर्कर्स है ना उस टाइम पे जो वर्कर्स थे ना वो लोग भी अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। वर्कर्स अपने स्किल्स के बेसिस पे डिवाइडेड थे। जो मेटल वर्कर्स थे ना, मेटल वर्कर्स ये मानते थे कि हम लोग सबसे बड़े हैं, क्योंकि मेटल वर्कर्स ये बोलते थे हमको जितना स्किल्स चाहिए, हमको जितनी ट्रेनिंग चाहिए उतना तुम लोगों को नहीं चाहिए। तो मेटल वर्कर्स हमेशा खुद को दूसरों से सुपीरियर मानते थे। तो हुआ क्या ना, जनरली इन दोनों जो अलग अलग डिविजन्स थे ना वो लोग है ना उन लोगों में बहुत क्लैश रहते थे। मतलब वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। बट हुआ क्या, उस टाइम जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, सब इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो वर्कर्स की जो कंडीशंस थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास रहने की इतनी जगह नहीं थी। वो लोग ऐसे डोरमेंट में रहते थे, सब लोग साथ में एक ही जगह पे। तो वो लोगों के लिए ना इनकी सोशल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये जो अलग अलग डिवीजन वाले वर्कर्स हैं ना वो लोग भी सब साथ में आ गए और उन लोगों ने क्या डिमांड किया, उन लोगों ने खुद के लिए एक अच्छी बेटर सोसाइटी डिमांड की। ठीक है, एक बार रीड करते देखो। Despite division workers united to strike work when they disagree with employers about dismissed or work condition, this strike took frequently। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई स्ट्राइक व्राइक होती थी ना तो ये जो लेबर्स है वो अपना आपस में डिस्प्यूट भूल के ये स्ट्राइक में अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे ताकि वो लोग अपने ओनर्स को बता सके कि हम लोग इस तरह से नहीं रहना चाहते। रशियन पीसेंट्स है ना जो थे वो दूसरे पीसेंट से अलग थे। जैसे दूसरे यूरोपियन पीसेंट्स कैसे थे, वो लोग है ना नोबल को सपोर्ट करते थे। वो लोग बोलते थे यार ये तो हमारा राजा है, हम तो इसके लिए काम करेंगे। पर रशिया के जो पीसेंट्स है ना वो लोग क्या बोले, हम लोगों को ये नोबल लोग पसंद ही नहीं है, हम लोग इनके लिए काम ही नहीं करेंगे। अगर हमको काम कराया गया हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। हम लोगों को, और कभी कभी तो वो उन लोगों को रेंट भी पे नहीं करते थे। मतलब उन पर बहुत ज़्यादा क्लैश होता था। तो ऐसा बताया गया कि रशिया के जो पीसेंट्स थे, मतलब फार्मर्स थे, वो दूसरे यूरोपियन पीसेंट से बहुत ज़्यादा अलग थे। वो लोग नोबेल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे जितना दूसरे जो तुम्हारे पीसेंट्स है ना वो पसंद करते थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि किस तरह की इकोनॉमी और किस तरह की सोसाइटी थी तुम्हारे यूरोप में। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। अपन ने पहले आगे देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने की बात आई। रीस्ट्रक्चर करने में 3 लोगों के 3 अलग ओपिनियन थे, और जो अलग अलग ओपिनियंस थे उसके बाद इंडस्ट्रियलिज्म चालू हुआ। इंडस्ट्रियलिज्म चालू होने के बाद थोड़ा बहुत सोशलिज्म का कंसेप्ट आया। सोशलिज्म का कंसेप्ट आने के बाद उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों को भी सोसाइटी को फ्रेम करना है। अभी सोशलिज्म का कंसेप्ट और ये सब पहले बात की बात है। इससे पहले क्या था अपन को यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि जार निकोलस करके एक राजा था, उसके अंडर में बहुत सारी डायनेस्टीज थी, बहुत सारी कंट्रीज थी। उस टाइम पे क्या लेबर्स की कंडीशन थी,
लेबर्स किस तरह से डिवाइडेड थे, वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में ये सारी बातें बताई गई है। तो यहाँ पे अपन ने आज इतना पार्ट कवर किया। जो जो डाउट हो मुझे पूछना, ये नोट्स बहुत परफेक्ट है, थोड़ा बहुत तो भी टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना, और कुछ डाउट हो टेक्स्ट बुक में से तो मुझे बता देना।